हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शादीशुदा लड़की बड़ी ही बेरहमी के साथ एक 50 साल की औरत को चाकू से एक के बाद एक वार करती जा रही थी कि आखिर में वो औरत मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। उसके मरने के बाद शादीशुदा लड़की खून में लथपथ चाकू को देखते हुए कहती है, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी। ये लड़की है नितारा, मरने वाली औरत विमला की बहू। नितारा का पति मोहन दिमागी रूप से कमजोर था। नितारा और उसकी सास में बड़ा ही प्रेम था। ऐसे ही एक दिन नितारा अपनी सास के बालों में चंपी कर रही थी कि तभी विमला उससे बोलती है, वाह, मेरी क्या किस्मत है। मेरी बहू कितनी अच्छी और संस्कारी है। सारा दिन बस मेरी ही सेवा करती रहती है। माँ जी, आप एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरी तारीफ करने का। अरे बहू, तू भी क्या बात करती है। अरे जो तारीफ के लायक होगा उसी की तो तारीफ होगी ना। अच्छा माँ जी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है चंपी करवाने में। दोनों सास बहू इसी तरह खूब बातें करती हैं। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी बेटी रीना को फोन करती है और उससे बोलती है, और बेटी कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप बताओ। सब कुछ बढ़िया है बेटा। बस भगवान की कृपा से मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी मिली है। अरे दिन रात मेरी सेवा करती रहती है वो। मैं सोच रही हूँ बस जल्दी से बहू मुझे इस घर के वारिस की आने की खबर सुना दे। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने होने वाले पोते के नाम कर दूंगी और जब तक मेरा पोता बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बहू संभालेगी। अरे माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? कभी कभी किसी पर इतना भरोसा हमें ले डूबता है। हाँ, बहुत बड़ी हो गई है मेरी बिटिया। माँ ये सच है और मेरी मानो तो ये सब मत करना। अरे तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नितारा अपनी सास और ननंद के फोन पर हो रही सारी बातों को सुन लेती है। इसी तरह कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है और एक रात नितारा चुपके से सबके सो जाने के बाद घर से बाहर जाती है और करीबन 1 घंटे के बाद वहाँ से वापस आ जाती है। ऐसे ही ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है और एक दिन नितारा अचानक से उल्टियाँ करने लगती है और वो अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। आ रही हो बहू। अरे ऐसा क्या हो गया जो इतनी खुश नजर आ रही है तू? आइए तो। हाँ बोल, क्या बात है? माँ जी वो बात ये है कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? हाँ जी माँ जी। बहू तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। तभी वहाँ पर चॉकलेट खाता हुआ मोहन आ जाता है तो नितारा उससे कहती है, मोहन जी आप पापा बनने वाले हैं। मैं पापा कैसे बनने वाला हूँ? भगवान जी ने बनाया। तो मेरा बच्चा कहाँ है? अभी तो मेरे पेट में है। क्या पेट में? मगर ये पेट में कैसे आ गया? ओफो मोहन, तू अपने कमरे में जा। ऐसे ही एक दिन नितारा मोहन को उसका चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़े ही समय के बाद जब वो लोग घर वापस आते हैं तो उनके साथ में एक अर्जुन नाम का लड़का भी होता है। उस लड़के को देखकर विमला नितारा से पूछती है, बहू ये कौन है? माँ जी ये बड़े ही भले आदमी हैं। अगर आज ये ना होते तो शायद मैं और मोहन जी जिंदा ना होते। हाय राम जी, अरे ये क्या बोल रही है बहू? माँ जी इन्होंने आज मेरा और मोहन जी का एक्सीडेंट होने से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। वैसे कहाँ रहते हो आप? ये शहर में नए आए हैं तो रेंट पर कमरा ढूंढ रहे हैं। हमारा घर इतना बड़ा है माँ जी, क्यों ना हम इन्हें अपने घर पर रख लें। हाँ बहू, बहुत अच्छा किया तूने इसको यहाँ लाकर। विमला अर्जुन को अपने घर में एक कमरा रेंट पर दे देती है। यूं ही हंसी खुशी समय चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन नितारा की सास उससे बोलती है, बहू अपना और अपने इस होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ जी। इस घर की सारी संपत्ति मैंने अपने वारिस के नाम कर दी है और हाँ, जब तक मेरा पोता बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सारी संपत्ति तू संभालेगी। ओफो माँ जी, मैं ये सब कैसे करूँगी? हो जाएगा सब। अब मैं फ्री होना चाहती हूँ इन सारी जिम्मेदारियों से। मुझे नहीं पता, अब जो भी करना है तुझे ही करना है। सारी जिम्मेदारियाँ तू ही संभालेगी। माँ जी
ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, तू मेरी बेटी है, इसीलिए तो तेरे को सारी जिम्मेदारी दे रही हूँ इस घर की। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। इसी तरह एक रात विमला पानी पीने के लिए उठती है और उसको अर्जुन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो पैर दबाते हुए उसके कमरे की तरफ चली जाती है और वो नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि अर्जुन और नितारा एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। ये सब देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहीं चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है। तभी नितारा अर्जुन से बोलती है, डार्लिंग, प्रॉपर्टी तो उस बुढ़िया ने मेरी नाम कर ही दिया। अब हम आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। हाँ, अब वो दिन आ गया है जब हम दोनों एक साथ रहेंगे और अमीर भी हो जाएंगे। उस पागल को झेल झेल कर मैं तंग आ गई हूँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने ये सब किया कैसे? सिंपल बेबी, नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया। बस उस बुढ़िया को खबर ही तो सुननी थी कि उसके घर का वारिस आने वाला है, तो दे दी खुशखबरी, बना दिया दादी उसे। विमला ये सब देखकर पुलिस को फोन कर देती है और नितारा के पास जाकर उससे कहती है, वाह, अरे क्या खेल रचा है तूने नासपीटी, इतनी घटिया औरत है तू। अरे तेरी जैसी औरत अपने लालच के चक्कर में किसी का भी घर उजाड़ देती है, किसी की भी जिंदगी खराब कर देती है। बस थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। ओहो, तो आखिर आपको पता चल ही गया मेरी चाल के बारे में। चलो, आधा सच आप जान ही चुकी हैं, तो आधा मैं बता देती हूँ। अर्जुन कोई अनजान नहीं है, बल्कि मेरा दूसरा पति है। घर वाले हम दोनों की शादी के खिलाफ थे, इसलिए मैंने आपके उस पागल बेटे से शादी करी और फिर दोबारा से अपने प्यार यानी कि अर्जुन के साथ शादी कर ली। अरे कुलक्षणी, आज तक मेरे सामने शराफत का मुखौटा पहनकर अच्छी बनती रही, नाटक करती रही। अरे तू तो नागिन है, नागिन, और नागिन के जहर से भी ज्यादा जहरीली है तू। शर्म नहीं है बिल्कुल तेरे अंदर। अरे बिना खुद को खुश रखने में शर्म ही कैसी? अर्जुन मेरी खुशी है, मैंने उसे चुन लिया, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है, तो इसमें बुराई ही क्या है? और आपकी भी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। अरे कभी नहीं, मैं सबको तेरी असलियत बताऊंगी और आज के आज पुलिस को आने दे। आज तेरी और तेरे इस आशिक की दोनों की पोल पट्टी खोलूंगी। ये सब सुनते ही नितारा साइड में ही रखा हुआ चाकू उठाकर विमला पर वार कर देती है और लगातार उसे मारती ही रहती है, जिसकी वजह से विमला की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर मोहन आता है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नितारा और अर्जुन मिलकर विमला की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। कुछ ही वक्त के बाद वो दोनों मिलकर मोहन को भी पागल खाने भेज देते हैं और पूरी जिंदगी अर्जुन और नितारा एक साथ अपना जीवन बिताते हैं। अनीता एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी जो कि शादी से पहले अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी। अनीता अपनी माँ सुधा के साथ रहा करती थी और उसके पिता गोविंद ने उसकी माँ को किसी दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया था। गोविंद के जाने के बाद सुधा ने अकेले ही एक छोटा सा जलजीरे का स्टॉल खोलकर अनीता की परवरिश की थी। अनीता को अपनी माँ के हाथों का बना हुआ जलजीरा इतना ज्यादा पसंद था कि वो खाने के बाद जलजीरा जरूर पिया करती थी। ऐसे ही एक दिन अनीता अपनी माँ के साथ खाना खा रही होती है कि तभी सुधा उससे बोलती है, आज तेरी मासी का फोन आया था, उन्होंने तेरे लिए राजीव नाम के लड़के का बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है। एक बार फोटो देख के तो बता कैसा लगा तुझे? घटिया, एकदम घटिया, बिल्कुल सोनू मौसी की तरह है। अरे माँ, आप उन्हें मना क्यों नहीं कर देती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है? अरे अभी मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई हूँ कि दूसरे घर जाकर जिम्मेदारी संभाल लूँ। अरे और कितना बड़ा होना है तुझे, हद मचा रखी है तूने तो। माँ, हद ही कर दिया आपने तो। आपको पता है ना कि खाना खाने के बाद जब तक मैं आपके हाथों का बना जलजीरा न पी लूं ना, मेरा खाना हजम नहीं होता। पता है मुझे, पर तेरी माँ के हाथों में अब इतनी ताकत नहीं है जो तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। माँ,
बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है। मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, इसीलिए आप ऐसे कर रही है ना। जब सब पता ही है तुझे तो मान क्यों नहीं जाती मेरी बात? मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं आप बहुत अच्छे से जानती हैं। आपको दूसरों की फिक्र है, मेरी नहीं। इतना बोलकर अनीता गुस्से में वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। अनीता बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसको ऐसे करवटें बदलता देखकर सुधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसी वक्त जाकर उसके लिए जलजीरा बना लाती है और उससे कहती है, नहीं आएगी तुझे नींद जब तक मेरे हाथ का तू जलजीरा पानी नहीं पी लेती। जब आप बदल सकती हो तो बदल लो ना अपनी आदतें। अनीता की बात सुनकर सुधा जलजीरे का गिलास वहीं रखकर चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद उसके मुंह में पानी आने लगता है और वो उठकर अपनी माँ को देखती है, साथ ही जलजीरे का गिलास उठाकर बोलती है, पूरी दुनिया बदल सकती है पर मैं नहीं। नाजस्लाव जलजीरा, वो भी माँ के हाथों का। इतना बोलकर वो जलजीरा पी लेती है। तो वही सुधा ये सब कुछ देख लेती है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसके ऑफिस के दोस्तों के लिए भी जलजीरा बना देती है। अनीता सुबह तैयार होकर अपनी माँ से कोई बात नहीं करती और अपना लंच लेकर ऑफिस चली जाती है, जहाँ लंच में वो देखती है कि सुधा ने उसके सभी दोस्तों के लिए जलजीरा भेजा है। अनीता अपने सभी दोस्तों को अपनी माँ के हाथों का बना हुआ जलजीरा देती है, जिसके बाद वो सभी उसे पीकर उसकी और उसकी माँ दोनों की बहुत तारीफें करते हैं। जलजीरे की तारीफें सुनकर अनीता को बहुत खुशी होती है। अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके शाम को अनीता घर जाने लगती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड प्रिंस उसे कॉल कर देता है और उसकी खुशी देखकर प्रिंस उससे कहता है, आज बहुत खुश लग रही हो। जरूर आज तुम्हारी मम्मी के हाथों के बने जलजीरे की तारीफ हुई है। अब मुझे भी एक बार अपनी माँ के हाथों का जलजीरा पिला दो या अपनी माँ से ही मिलवा दो। प्रिंस, मैं मिलवा देती। माँ तो ना हाथ मुंह धोकर मेरे रिश्ते के पीछे पड़ी है। अरे तो बता दो ना उनको सब। यार तुम नहीं समझोगे। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। इतना बोलकर अनीता फोन रख देती है और घर में जाते ही अपनी माँ को गले लगाती है और पूरे दिन की सभी बातें उन्हें बता देती है। तभी एक बार फिर से सुधा अनीता से शादी की बात छेड़ देती है, जिस पर अनीता अपनी माँ से कहती है, माँ आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, बस कुछ दिन। अब और कितना टाइम चाहिए तुझे? मैं चाहती हूँ तू अपने पति के साथ खुश रहे, तुझे तेरे पति से वो सारी खुशियाँ मिल सके जो एक लड़की को मिलती है। माँ शादी के बाद खुशी ही मिलेगी, इस बात की भला क्या गारंटी है? मुझे बताइए, आखिर पापा ने आपको ऐसी कौन सी खुशी दे दी थी जिसके लिए आपने जलजीरे की दुकान लगा ली थी? बताइए मुझे, क्यों गए थे वो आपको छोड़कर? अनीता और सुधा एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसकी मौसी का कॉल आ जाता है और सोना सुधा से बोलती है, तूने अनीता से बात की? जरूर उसने मना कर दिया होगा, सर पर जो चढ़ा रखा है। चढ़ा तो तूने भी रखा है अपने बेटे को। अरे तेरे बेटे को ना तेरी इज्जत है ना अपनी बीवी की। इतना बड़ा हो गया पर फिर भी अपना खर्चा वो आज भी तुझसे ही लेता है। अगर मेरी बेटी मुझसे थोड़ा टाइम मांग ही रही है तो इसमें गलत ही क्या है? आखिर वो अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? सुधा की बात सुनकर सोना फोन काट देती है। तो वहीं अनीता ये सब देखकर खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेती है। थोड़ी ही देर के बाद जाकर अपनी माँ के लिए बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह वो जलजीरा बना कर लाती है और दोनों माँ बेटी उस जलजीरे को स्वाद ले लेकर पी रही होती हैं कि इतने में प्रिंस का कॉल आ जाता है, जिसे सुधा देख लेती है और फिर वो अनीता से कहती है, ये प्रिंस कौन है? मेरा बिजनेस और लाइफ पार्टनर। अच्छा तो ये है वो जनाब जिसके वजह से तू शादी नहीं करना चाहती? सुधा के पूछने पर अनीता उसे सारी सच्चाई बता देती है और प्रिंस से उसे मिलवाने के लिए भी कहती है। कुछ ही दिनों के बाद प्रिंस अपनी माँ चेतना को लेकर अनीता के घर रिश्ता पक्का करने के लिए आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और फिर 1 महीने बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद अनीता अपने ससुराल में भी जलजीरा बनाया करती, जो कि उसकी सास को बहुत ही ज्यादा पसंद था। ऐसे ही एक दिन चेतना अपनी बहू को बुलाती है और बोलती है, अरे बहू जरा अपने हाथ से जलजीरा तो पिला दे, सुबह से पिया नहीं मैंने। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ।
अनीता जल्दी से अपनी सास के लिए जलजीरा बनाकर ले आती है और उनको देती है, जिस पर चेतना बोलती है, वाह बहू, मजा आ गया आज तो। मेरा तो मन करता है कि सारा दिन यही पीती रहूं, पानी ना पीऊं। अरे नहीं नहीं माँ जी, जरूरत से ज्यादा पिएंगी तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा तू एक काम कर, घर में जितनी भी बोतलें रखी हैं पानी की, उन सब में तू जलजीरा भर के रख दे। और हाँ, इस बात पे कोई सवाल जवाब मत करियो मुझसे। अनीता बिल्कुल अपनी सास के कहे अनुसार सभी बोतलों में जलजीरा भरकर उन्हें फ्रिज में रख देती है और चेतना वो सारा जलजीरा पी जाती है। वक्त यूं ही बीतता जाता है और इसी तरह चेतना रोज रोज अपनी बहू से जलजीरा बनवाती और उसके मजे लेती रहती। और एक रात जब अनीता सो रही होती है तो उसके पेट में जोर से मरोड़ा उठता है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसके पेट में फिर से मरोड़ा उठता है। इसी तरह बेचारी सारी रात वॉशरूम के ही चक्कर लगाती रहती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। सुबह जैसे ही अनीता अपनी सास के कमरे में आती है तो वो अपनी सास को बेहोश देखकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। और कुछ ही देर के बाद जब चेतना को होश आता है तो अनीता उससे मिलने जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं, जी देखिए, जरूरत से ज्यादा मसाले वाला चटपटा पानी पीने की वजह से इनको लूज मोशन हो गए थे और इनकी बॉडी से पानी कम हो गया था। अगर देर हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए इनका ध्यान रखें और इनको सादा पानी और हल्का खाना दें। डॉक्टर की बात सुनकर चेतना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। साथ ही जलजीरा पीना भी छोड़ देती है, जिसके बाद वो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ स्वाद के तौर पर ही थोड़ा बहुत जलजीरा पीने लगती है। और ये सब देखकर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीलिमा के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा शामू। बड़े बेटे रामू की शादी ऋषिता नाम की एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की से हो चुकी थी और शामू की शादी रावी नाम की एक खुले विचारों वाली अय्याश किस्म की लड़की से हुई थी। नीलिमा रावी को ज्यादा पसंद किया करती थी क्योंकि रावी उसकी नजरों में हमेशा ही अच्छी बनी रहती थी, तो वहीं ऋषिता सब कुछ करते हुए भी उसकी नजरों में खरी नहीं उतरी थी। इस बात का फायदा उठाकर रावी हमेशा नीलिमा के सामने उसके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, सुनिए भाभी। हाँ कहो रावी, क्या बात है? भाभी, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पर, आप उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दोगी? हाँ रावी, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच भाभी। और हाँ, एक बात और, आप प्लीज उनके सामने ये मत कहिएगा कि आप मेरी कौन लगती हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं नहीं चाहती कि उनके सामने मैं आपको अपनी भाभी बताकर अपनी बेइज्जती करवा लूं। ऋषिता उदास होकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर के बाद रावी के दोस्त घर आते हैं। ऋषिता उनका खाने का बंदोबस्त करती है। रावी के दोस्तों में से उनकी एक दोस्त उससे पूछती है, यार रावी, ये कौन है? बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है ये तो। ये हमारे घर की नौकरानी है। वैसे नौकरानी जैसी लगती तो नहीं हो और कपड़े भी इतने सुंदर पहन रखे हैं। वो क्या है ना कि हम अपने नौकरों को भी अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं, बस इसीलिए इन्होंने भी इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहने हैं। ओह अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रावी ऋषिता को इशारा करती है ताकि वो वहाँ से चली जाए। ऋषिता अपने आंसू पोंछते हुए चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रोते रोते वो बिस्तर पर ही लेट जाती है। तभी उसकी सास वहाँ पर आती है और उसे बेड पर ऐसे लेटा हुआ देखकर उससे बोलती है, क्या बात है, महारानी जी आराम फरमा रही हैं। जी माँ जी, कुछ काम था आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या काम होगा, काम तो सिर्फ आपको ही होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, बताइए क्या काम है आपको? मुझे भूख लग रही है, तो खाने को कुछ मिल सकता है? अगर मिल सकता हो तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऋषिता अपनी सास के लिए वही खाना लेकर आती है जो कि रावी ने अपने दोस्तों के लिए बनवाया था। उस खाने को देखकर नीलिमा ऋषिता से कहती है, अरे ये कहाँ से लेकर आई है तू? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? नहीं माँ जी, मैं खरीद कर नहीं लाई थी, ये सब तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। इतना सब कुछ?
लेकिन क्यों? अरे किस खुशी में? वो असल में बात ये है कि ऋषिता नीलिमा को बताने ही वाली थी कि अचानक वहाँ पर रावी आ जाती है और वो ऋषिता के बोलने से पहले ही खुद बोलती है। वो मैं आपको बताती हूँ माँ जी। बात ये है कि आज भाभी के कुछ दोस्त उनसे मिलने आए थी, बस इसीलिए ये सब बनाया आज। अरे ये क्या कह रही है बहू तू? मैं सच कह रही हूँ माँ जी। क्यों, है ना भाभी? जी माँ जी, रावी सच कह रही है। अरे नासपीटी माँ जी की बच्ची, घर का राशन तेरा बाप देकर जाता है क्या, जो अपने यार दोस्तों पर लुटाई जा रही है? कोई बात नहीं माँ जी, आप गुस्सा मत करिए। और भाभी आप अगली बार से ध्यान रखना। नीलिमा और रावी दोनों ही उसके कमरे से बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद ऋषिता फिर से रोने लगती है। कुछ देर के बाद रावी ऋषिता के कमरे में आती है और बोलती है, ओ भाभी, आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलिए चुप हो जाइए। रावी तुम अब यहाँ क्या करने आई हो? बस आपका हाल पूछने और आपको थैंक यू कहने भी। थैंक यू? किस लिए? एक तो आपने इतना अच्छा खाना बनाया, मेरी दोस्त आपकी बहुत तारीफ कर रही थी खाने की, और दूसरी ये कि आपने माँ जी के सामने झूठ बोलकर मुझे बचा लिया, उसके लिए भी। तुम्हें और कुछ कहना है या फिर कह लिया? हाँ बस, और कुछ नहीं कहना मुझे। मैं चलती हूँ, अब बाय। ऋषिता अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगुनाही को साबित करने के बारे में ही सोचती है और रावी का फरेबी चेहरा नीलिमा के सामने लाने के बारे में। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रावी आए दिन कोई ना कोई घटिया चाल चलती ही रहती है ताकि वो ऋषिता को अपनी सास की नजरों में जलील कर सके। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर वो अपनी एक दोस्त शमी के पास जाती है और उससे कहती है, शमी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ कहो ऋषिता, क्या बात है? देखो, बात इतनी सी है कि मेरी देवरानी जरूरत से ज्यादा चालू है और मेरी भोली भाली सास को सारा दिन घुमाती है। मुझे बस उसका असली चेहरा सबके सामने लाना है। बताओ क्या करना है? ऋषिता शमी को अपने प्लान के बारे में बता देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली शाम को ऋषिता सब्जियाँ लेने के लिए मार्केट पहुँचती है। तभी शमी अपने कुछ दोस्तों के साथ गुंडों का भेष बनाकर उसके ससुराल पहुंच जाता है और ऋषिता के कहे अनुसार पूरे घर में दहशत फैला देता है। तो वहीं नीलिमा जैसे ही उससे बचने के लिए पुलिस को कॉल करने लगती है, तभी वो उसे चाकू दिखाकर उसका फोन छीन लेता है और बाकी लोग रावी को पकड़कर उसे रस्सी की मदद से कुर्सी पर बांध देते हैं। तभी रावी चिल्लाते हुए बोलती है, माँ जी ने दे दीजिए ना ये जो भी मांग रहे हैं, बस मेरी जान बचा लीजिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। तुम सबको पैसे चाहिए ना, तो मैं दूंगी तुम्हें पैसे। और हाँ, मेरी बहू को हाथ मत लगाना। अच्छा, तो जाकर तिजोरी में रखा सारा माल लेके आ, वरना तेरी बहू की मुंडी गुड़ुम। नीलिमा अपनी तिजोरी में से सारे पैसे ज्वारात सब कुछ लाकर उन्हें दे देती है और फिर उनसे कहती है, अरे ये लो पैसे और मेरी बहू को छोड़ दो। हाँ क्यों नहीं, जरूर छोड़ देंगे, पहले तुम्हारा हिसाब भी तो पूरा करना है। उनकी ये बात सुनकर नीलिमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी बांधकर रावी के पास ही बिठा देते हैं। फिर वो लोग रावी को खोलकर उससे कहते हैं, जाओ और अपनी सास को छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो सब लेकर आओ। देखिए, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? देख, हमारे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप पैसे लेकर आ, वरना तेरी सास तो गई। हाँ कोई बात नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए इनके साथ, बस मुझे जाने दीजिए। ये तो क्या कह रही है बहू? वही जो आपने सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे सलामत रहो या ना रहो, मुझे बस अपने आप से मतलब है, मैं बच जाऊँ यही बहुत है, मुझे कोई महान बनने का शौक नहीं है। अरे आपकी वो जो ऋषिता बहू है ना, जो हमेशा अच्छा करती है, मैं उसे ही गलत साबित कर देती हूँ। अरे जब आप आज तक उसकी अच्छाई नहीं समझ पाए तो मुझे क्या समझोगी? आपको जो करना है ना कर दो इनका क्रियाक्रम। रावी की बात सुनते ही नीलिमा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में वहाँ पर ऋषिता आ जाती है और उन्हें सब कुछ सच बता देती है और जल्दी से नीलिमा की सारी रस्सियाँ खोल देती है, जिसके बाद नीलिमा जल्दी से उसे गले लगाती है। तभी ऋषिता अपनी सास से बोलती है, माँ जी,
ये लोग चोर या डाकू नहीं बल्कि मेरे दोस्त हैं जो मेरे कहने पर ही यहाँ आए थे ताकि मैं रावी की असलियत आप लोगों के सामने ला सकूं कि वो कितनी गलत और झूठी है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरे आंखों पे रावी के भरम की पट्टी बंधी थी। मैं ना कभी तेरी सच्चाई देख पाई ना कभी तुझे समझ पाई। तू मेरी सच में गुनी बहू है और वो दोगली है, दोगली। इस तरह रिशिता सभी के सामने अपनी बेगुनाही को साबित करके रावी का घटिया चेहरा सबके सामने ला देती है, जिसके बाद रिशिता को घर की बड़ी बहू होने के सभी हक दिए जाते हैं। साथ ही रावी को जलील करके नीलिमा उसके मायके भेज देती है। थोड़े ही समय के बाद रिशिता नीलिमा को समझाकर रावी को वापस बुलवा लेती है और रावी भी एक अच्छी बहू की तरह सभी से माफी मांगती है और सबके साथ मिलकर हंसी खुशी परिवार को एक करके रहने लगती है। शीतल आईसीयू में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और शीतल अपनी जिंदगी के गुजरते पल की हर एक याद को याद करने लगती है। ऐसे में शीतल को अपनी जिंदगी के बिताए हुए सबसे हसीन पल याद आते हैं कि किस तरह वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। उसके परिवार में उसकी चचेरी बहन निधि ही रहा करती थी। शीतल का एक शौर्य नाम का बॉयफ्रेंड था जो कि बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव था और बहुत ही केयरिंग भी। ऐसे ही एक रात शीतल को रेस्टोरेंट से लेने के लिए शौर्य आता है और उसको बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ देता है। दोनों को बाइक से उतरते हुए निधि खिड़की से देख लेती है। दोनों को इस तरह देखकर वो अपने मन ही मन सोचती है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता और मुझे इतना प्यार और इतनी केयर मिलती। तभी शीतल चुपके से निधि के पास जाती है और अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों को पीछे से बंद कर देती है। साथ ही उसे खूब सारे चॉकलेट्स भी देती है। तभी निधि उससे बोलती है, दीदी हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ, चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं। पर मेरे लिए हमेशा बच्चे ही रहेगी तू। दीदी अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप ना मुझे खुद से कम मत समझिए। हाँ नहीं तो। अच्छा ठीक है, अब तू बड़ी हो गई है अम्मा जी। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन शौर्य शीतल के घर आता है और शीतल उसके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है। शौर्य बड़े ही चाव से उन्हें खाता है और फिर बोलता है, वाह क्या बात है, क्या लाजवाब पकोड़े हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम छोटा सा एक होटल खोल लो चाय पकौड़ों के लिए। रेस्टोरेंट पर काम करने से अच्छा है। चाय पकोड़े का काम? अरे लोगों के बीच में बेइज्जती करवानी है क्या अपनी? तू सच में अभी बच्ची ही है। अरे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है। हाँ निधि, तुम्हारी दीदी सही बोल रही हैं। तुम अभी डोरेमोन देखो। शीतल और शौर्य निधि पर हंसने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद शौर्य और शीतल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद निधि अकेली ना रह जाए इसीलिए शीतल उसे भी अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है। ससुराल में शीतल की सास अमिता भी रहा करती थी जो कि स्वभाव से बहुत ही ज्यादा गुस्सेल किस्म की औरत थी। शादी के अगले दिन अमिता शीतल से कहती है, अरे और नास पीटी करम जली, अपने साथ साथ अपनी उस मुफ्त में बहन को लाना जरूरी था क्या? उसका खर्चा कौन उठाएगा? माँ जी, जब तक उसकी बड़ी बहन है ना तब तक आपको उसके खर्चों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। माँ पापा और चाचा चाची के जाने के बाद मैंने अकेले ही उसको पाला है तो आगे भी मैं ही देख लूंगी। अरे जबान तो तेज छुरी की तरह चलते हैं तेरे। जब इतना बड़ा भाषण दे ही दिया है तो कुछ करके भी दिखाओ। बोलने को तो देश के नेता पता है नहीं क्या क्या भाषण दे जाते हैं पर करते तो कुछ नहीं है। माँ जी आप चिंता मत करिए, जो होगा आपके सामने ही होगा। शीतल और अमिता की बहस होती रहती है और अगले ही दिन शौर्य की मदद से शीतल एक छोटा सा चाय और पकोड़े का होटल खोल लेती है। धीरे धीरे शीतल के होटल में लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है जिससे निधि और अमिता दोनों ही शीतल से जलती है। ऐसे ही एक दिन शीतल अपने होटल पर होती है। तभी निधि अमिता के कमरे में जाती है और उसके सर पर मालिश करना शुरू कर देती है। ऐसे में अमिता उससे बोलती है, वाह क्या संस्कार है तेरे। एक बहन बदतमीज
और दूसरी बहन इतनी संस्कारी। काश कि तू मेरी बहू होती बेटा, तब तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो आप कर लीजिए अपना जीवन धन्य। जो काम पहले नहीं हुआ वो अब भी तो हो सकता है। अरे मतलब क्या है तेरा? मतलब ये कि मैं शौर्य से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शौर्य और शीतल को एक साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्यों ना मैं शीतल को अपने रास्ते से ही हटा दूं, ताकि आपको आपकी पसंद की बहू मिल जाए और मुझे मेरा प्यार मेरे पति के रूप में मिल जाए। बात में तो दम है तेरे, मगर ये सब होगा कैसे? पकौड़ों के साथ साथ उसे भी तल दूं कढ़ाई में। वाह, कितना बड़ा सोचती है तू, बड़ी हो गई है अब तू। ऐसे ही शाम को जब शीतल होटल से वापस आती है, तब तक निधि सभी के लिए रात का डिनर बना चुकी होती है। सभी को खाना परोसती है। ऐसे में शौर्य बोलता है, वाह क्या खाना बनाया है, लाजवाब। लगता है कि निधि बड़ी हो गई है, अब इसके लिए लड़का देखना पड़ेगा शादी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो शौर्य। अब हमारी निधि बड़ी हो चुकी है, सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी? तुझे भी तो अपना घर बसाना है ना पागल। बसाना है, मगर आपके जाने के बाद। मेरा मतलब है कि जब तक मेरा कोई छोटा भांजा भांजी नहीं आ जाते ना और मैं उनके साथ खेल नहीं लेती, तब तक तो मैं शादी बिल्कुल ना करूँगी। सच में बहुत बड़ी हो गई है अब। अरे जैसी भी है निधि, मगर अपनी बहन से लाख गुना समझदार है। कोई भी काम करवा लो, सारा काम लाजवाब करती है। अरे जिस घर जाएगी खुशियाँ ही फैलाएगी। हाँ माँ जी, ये तो है। मेरी बहन करोड़ों में एक है। सबको यही लगता था माँ जी कि मैं बच्ची हूँ, मगर उन्हें क्या पता कि मैं कितना बड़ा सोचती हूँ और कर भी सकती हूँ। और अब तो मैं सबको इस बात का जवाब भी दे दूंगी। ऐसे ही बातों का सिलसिला चलता रहता है और एक दिन शीतल अपने होटल में सुबह 5 बजे किसी काम से जाती है और उस समय वो होटल में अकेली होती है। तभी अचानक अमिता और निधि चुपके से वहाँ आ जाते हैं और सिलेंडर का पाइप काट देते हैं और वापस घर लौट आते हैं। थोड़ी देर के बाद शीतल जैसे ही गैस ऑन करती है, उसी समय सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें शीतल बहुत ही बुरी तरह से जल जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वाले सभी आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले जल्दी से होटल की सारी आग बुझाते हैं और शीतल को जल्द से जल्द एम्बुलेंस में लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस हादसे की खबर जैसे ही शौर्य को मिलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर शीतल का इलाज कर रहे होते हैं। काफी देर तक ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, जहां शौर्य खुद को संभालते हुए उनसे पूछता है, शौर्य, आपकी वाइफ की बॉडी 80% जल चुकी है, अब उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरा सपना पूरा होने वाला है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, कुछ भी करके मेरी वाइफ को बचा लीजिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से। शीतल अपनी जिंदगी के गुजरते हुए वक्त को याद करते करते जिंदगी को ही अलविदा कह देती है। डॉक्टर शौर्य और उसकी फैमिली को इस सब के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर शौर्य का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो वहीं निधि और अमिता भी रोने का नाटक करती हैं और फिर सभी मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। अमिता के कहने पर शौर्य निधि से शादी कर लेता है। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलता है। धीरे धीरे अमिता और निधि दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों किसी बात पर लड़ रही होती है कि तभी अमिता उससे बोलती है, अरे जो अपनी बहन की ना हुई वो सास की क्या होगी? तेरे से बढ़िया तो तेरी बहन थी, कम से कम लोगों का भला सोचती थी, तेरी तरह वो स्वार्थी नहीं थी। अरे तो उसको मारने में अकेली हकदार मैं ही नहीं हूँ, आप भी बराबर की हिस्सेदार है। याद है ना कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था हमने उसको? आपको तो जरा सी दया भी नहीं आई थी उस पे। उनकी ये सारी की सारी बातें शौर्य सुन लेता है और निधि को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। साथ ही पुलिस को फोन करके अपनी माँ और निधि दोनों को ही गिरफ्तार करवा देता है।
साथ ही खुद शीतल की यादों के सहारे उसके पकोड़ों का काम फिर से शुरू करता है और अपने जिंदगी में कहीं न कहीं आगे बढ़ जाता है। और इस डांस परफॉर्मेंस की ट्रॉफी जीतने वाले का नाम है मिसेस जागृति श्रीवास्तव। ओह माय गॉड, मैं ट्रॉफी जीत गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सोहिल जी देखिए, मैंने ट्रॉफी जीत ली। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश। जागृति नींद में अपने पति सोहेल को हाथ पैर चलाते हुए एक लात मार देती है, जिसकी वजह से वो धड़ाम जमीन पर गिर पड़ता है और फिर बोलता है, राम, मार डाला फिर से इस लड़की ने। लगता है वही सपना देख रही है। जागृति उठो, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ सोहेल जी, सोने दो ना। नहीं, तुम नहीं सोओगी। मुझे तो सोने नहीं देती। मैं तुम्हारे पापा का स्कूटर नहीं हूँ जो तुम रात में कभी भी हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देती हो। सॉरी सोहेल, मुझे पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जागृति नहाकर रसोई में खाना बना रही होती है, लेकिन डांस करते हुए। आज खाना बनाऊंगी मैं यम्मी यम्मी, क्योंकि भरनी है मुझे सबकी टम्मी टम्मी। अरे ओ नासपीटी, तेरा चाय नाश्ता बना कि नहीं? आई माँ जी, बस पकोड़े बन गए। डांस करते हुए ही जागृति हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है और उसकी सास बबीता उसे ऐसे देखकर बोलती है, अरे मोरी मैया, अरे कैसे आ रही है मटक मटक के? नासपीटी जल जाएगी। अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा। कभी कभी लटके झटके मार कर भी काम करना चाहिए। अरे रे, अरे आराम से रख। नासपीटी जलाएगी क्या मुझे? और सोहिल कहाँ है? माँ जी, वो रेडी होकर आ ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा सुन, बहुत टाइम हो गया है, वो स्टोर रूम काफी दिन से बंद पड़ा है, तो उसकी साफ सफाई कर दियो। शायद मेरी बचपन की सहेली चंपा आए। ठीक है माँ जी, इनके जाने के बाद कर दूंगी। सभी बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। कुछ ही देर के बाद जागृति उस स्टोर रूम के पास जाती है और वहाँ का ताला खोलती है, जहाँ पर चूहे और ढेर सारे जाले होते हैं। जागृति हाथ में झाड़ू लेकर डांस करते हुए दीवार के हर एक कोने को अच्छे से साफ करती है और बोलती है, घर चमकाऊंगी दम दमादम, धूल हटाऊंगी मैं दम दमादम, माँ जी तारीफ करेगी मेरी फिर दम दमादम। जब वो कमरे की झाड़ पोंछ कर रही होती है तो उसके हाथ में कपड़ा होता है और ऐसे में जब वो पुरानी घड़ी को साफ करने की कोशिश करती है कि तभी वो घड़ी गिरकर टूट जाती है और जागृति खुद से कहती है, ओह शिट, ये घड़ी कैसे टूट गई? अब तो माँ जी मुझे बहुत सुनाएगी। एक काम करती हूँ, इसे जल्दी से छुपा देती हूँ। जागृति जल्दी से घड़ी को छुपा देती है और पूरे कमरे को नाचते हुए बढ़िया तरीके से चमका देती है, जिसके बाद बबीता उससे कहती है, अरे बहू, जरा शाम को बाजार से सब्जियां ले आइयो। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। शाम होने पर जागृति गाने सुनते हुए हेडफोन लगाकर बाजार चली जाती है और सब्जी लेने के बाद सड़क पर ही गुनगुनाते हुए डांस करने लगती है। मैं चली सब्जी मंडी की गली, कोई रोके ना मुझे। मैं चली हाँ 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 सासू माँ, मुझे जाना है वहाँ, मिलते प्याज है जहाँ। मैं चली। जागृति का ये गाना सुनकर बाजार के आसपास के लोग उसे देखकर बहुत हंसते हैं और कुछ तो उस पर रहम खाकर उसके पैरों के पास पैसे तक फेंक देते हैं। साथ ही बोलते हैं, हाय देखो इस लड़की को, कपड़ों से तो बहुत अमीर लग रही है, पर दशा, आय हाय हाय भगवान। हाँ बहन, कितनी फूल सी सुंदर लड़की होने के बाद भी बेचारी सड़क पर गाना गाकर अपना खर्चा चला रही है। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। लोग जागृति के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, साथ ही उसकी ये वीडियो बनाकर अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन इस सब की जागृति को कोई भनक भी नहीं होती और वो सब्जियां लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन सोहेल अपने काम की वजह से 2 दिन के लिए मुंबई चला जाता है। दोनों सास बहू खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। तभी जागृति अपने कमरे में सोने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन उसे अकेले सोने से बहुत डर लगता है। ऐसे में वो कहती है,
अरे आज मैं कैसे सोऊंगी? सोहेल जी के बिना तो मुझे नींद नहीं आ रही। कमरा तो काटने को दौड़ रहा है। एक काम करती हूँ, बत्ती जला देती हूँ। जागृति फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सो पाती कि तभी वो एक चादर ओढ़कर हाथ में फोन की टॉर्च जलाकर अपनी सास के कमरे में चली जाती है और फिर कहती है, माँ जी उठिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे कलमुही, सोने देना। बबीता आँख खोलकर जैसे ही अपनी बहू को देखती है तो उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और हांफते हुए बोलती है, अरे बहू, पागल वागल है क्या तू? इतनी रात को चादर ओढ़ कर आ रही है, हार्ट अटैक देगी क्या मुझे? माँ जी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है अकेले सोने में। इतना बोलने के बाद बबीता उसे अपने पास सुला लेती है। कुछ ही घंटों के बाद जागृति सपने में नाचते हुए हकीकत में अपनी सास को हाथ पांव मार देती है, लेकिन बबीता का ध्यान नहीं होता, जिसके बाद जागृति एक जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से उसकी सास धड़ाम से नीचे गिर जाती है और फिर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मोरी मैया, अरे मार डाला डंकनी, करम जली, कमर तोड़ दी मेरी। उसकी आवाज सुनकर जागृति अपनी सास को उठाती है, जिसके बाद उसकी सास बबीता जागृति को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे नाच पिटी, सोते हुए भी चैन नहीं है क्या तुझे? सारा दिन नाचती रहती है रसोई में। अरे सोने के टाइम तो चैन से सोया कर, सोते टाइम भी लटके झटके मारती रहती है। सॉरी माँ जी, गलती से लग गई। सपने में नाच रही थी, हकीकत में लात मार दी, जानबूझकर नहीं किया। इस तरह वो दोनों आराम से सो जाती हैं। अगली सुबह जागृति फिर से लटके झटके मारकर घर का काम कर रही होती है कि तभी डोर पर डोरबेल बजती है। आवाज सुनकर बबीता दरवाजा खोलने जाती है और इतने में जागृति को सोहेल का फोन आ जाता है और वो उससे बोलती है, सोहेल जी आप कब आ रहे हैं और कहाँ हैं? अरे वो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ, तुम्हें पैसे की कमी पड़ रही है क्या? ये क्या कांड करके आई हो बाजार में? जी मैं समझी नहीं। घर आकर सब बताता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर जागृति बाहर अपनी सास के पास चली जाती है, जहां दरवाजे पर बहुत सारी मीडिया कैमरा लेकर ढेरों पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। साथ ही एक रिपोर्टर माइक लेकर जागृति से पूछता है, मैम आपने ये सफर ऐसे शुरू करने की कैसे सोची? क्या आपको ये आइडिया खुद मिला फेमस होने के लिए या आपकी किसी ने मदद की? अरे बहू, ये इतने सारे लोग तेरे बारे में यहाँ पूछने क्यों आए हैं? माँ जी मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या आप बताएंगे कि आप किसके फेमस होने की बात कर रहे हैं? अरे मैम, वही आपकी वायरल वीडियो के बारे में बात हो रही है, जो आपने कल इतना सुरीला गाना गाया बाजार में। ये देखिए वीडियो। हाय दैया, बहू तू कल गाना गा रही थी बीच बाजार में, और ये तेरा बंदरिया वाला डांस, ये सब क्या है? अरे सब्जी लेने गई थी या मटकने गई थी वहाँ पे? माँ जी मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, और ये वीडियो किसने बना दी मुझे तो ये भी नहीं पता। तू तो बाहर भी थिरक आई। वाह क्या कारनामे हैं तेरे नासपीटी। जी देखिए, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ये सब मैंने फेमस होने के लिए नहीं किया, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो किसने कब बनाकर अपलोड किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप सभी यहाँ से चले जाइए। इस तरह मीडिया तो वहाँ से वापस चली जाती है, लेकिन जागृति हमेशा के लिए अपने लटके झटके मारना बंद कर देती है। अब वो जहाँ पर भी जाती बिल्कुल सीधे जाया करती, और अब तो उसने लटके झटके बाहर तो सही लेकिन घर में भी मारने बिल्कुल बंद कर दिए थे, जिसके बाद उसकी सास और पति उससे बहुत खुश होते हैं और एक साथ सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू के लटके झटके की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।